वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। तो करंट अफेयर्स के सेशन के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम अर्थात नेशनल इवेंट के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोग नेशनल इवेंट में काफ़ी कुछ देख लिए थे और हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला करंट अफेयर्स है हमारा कि भारत 2025 तक टीबी मुक्त होगा। भारत 2025 तक टीबी से मुक्त हो जाएगा, अर्थात जो क्षय रोग है उससे मुक्त हो जाएगा। यह बात किसने कही? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने। भारत 2025 तक टीबी मुक्त हो जाएगा, यह बात कहा डॉक्टर हर्षवर्धन ने। टीबी को क्षय रोग से नाम से भी जाना जाता है, तो टीबी को क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। क्षय रोग। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो ये पहले थे जब नए कैबिनेट मिनिस्टर का गठन नहीं हुआ था, उसके पहले। तो डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे उस वक्त। उन्होंने क्या कहा कि भारत 2025 तक टीबी से मुक्त हो जाएगा। टीबी को क्षय रोग भी कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल शक्ति अभियान की शुरुआत हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल शक्ति अभियान की शुरुआत हुई। शुरुआत कब हुई? तो 22 मार्च 2021 को। 22 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। हम लोग जानते हैं कि 22 मार्च जो है वह विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 22 मार्च विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इस दिन का थीम क्या था? तो इस जल दिवस का थीम था कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। तो इस वर्ष के जल दिवस की यह थीम थी, या फिर जल शक्ति अभियान की थीम थी। यह अभियान कब से कब तक चला? तो 22 मार्च 2021 से 30 मार्च 2021 तक। यह अभियान 22 मार्च 2021 से लेकर 30 मार्च 2021 तक चला। इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था बारिश के पानी के भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए जलवायु परिस्थितियों और उप समतल क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बारिश का पानी संरक्षित करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य था बारिश के पानी के भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए जलवायु परिस्थितियों और उप समतल क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बारिश का पानी संरक्षित करना। याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, सूरत के हजीरा बंदरगाह से दीव के बीच एक क्रूज सेवा को हरी झंडी मिल गई। क्रूज अर्थात जो नाव का जो सेवा होता है, जलमार्ग, तो उसे क्रूज सेवा कहते हैं। तो कहां से? सूरत के हजीरा बंदरगाह से दीव के बीच, जो दमन और दीव है, तो सूरत के हजीरा बंदरगाह से दीव के बीच क्रूज सेवा को हरी झंडी मिली। इसे किसने रवाना किया? तो केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडाविया ने। तो इसे हरी झंडी किसने दिखाई, अर्थात इसे रवाना किसने किया? तो केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडाविया ने, जो पहले थे, अब ये शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। किस तारीख को? तो 31 मार्च 2021 को। 31 मार्च 2021 को उन्होंने रवाना किया। इस पर किराया कितना है?
तो प्रति व्यक्ति 900 रुपया। इस क्रूज की सेवा लेने के लिए कितना किराया देना होगा? तो 900 रुपया प्रति व्यक्ति। एक व्यक्ति का किराया 900 रुपया है। अगला करंट अफेयर्स है, उड़ान योजना के तहत 22 नए विमानों का परिचालन शुरू। तो उड़ान योजना के तहत 22 नए विमानों का परिचालन शुरू किया गया है। किस योजना के तहत? तो उड़ान योजना के तहत। कितने विमानों का? तो 22 विमानों का परिचालन शुरू किया गया। तो किस तारीख को शुरू किया गया परिचालन? 30 मार्च 2021 को। 30 मार्च 2021 को यह परिचालन शुरू किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक की मंजूरी मिली। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक की मंजूरी मिली। कब मिली? तो 28 मार्च 2021 को। यह मंजूरी 28 मार्च 2021 को मिली। इसमें क्या प्रावधान रखा गया? तो यह जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक है उसमें क्या प्रावधान है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ाने का प्रावधान है। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ाने का प्रावधान है। इसमें उपराज्यपाल के जगह पर सरकार लिखा गया है। तो इस विधेयक में उपराज्यपाल के जगह क्या लिखा गया है? तो सरकार लिखा गया है। अर्थात सरकार का मतलब क्या है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल। तो उसके अधिकार को बढ़ाने का इसमें प्रावधान है। इसे लोकसभा से कब पारित किया गया? तो 22 मार्च 2021 को। 22 मार्च 2021 को यह विधेयक लोकसभा से पारित हुआ। जबकि राज्यसभा से यह कब पारित हुआ? तो 24 मार्च 2021 को। 24 मार्च 2021 को यह विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुल गया 25 मार्च 2021 से। तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 25 मार्च 2021 से खुल गया। ट्यूलिप एक फूल है तो जो कि कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। तो यह जो गार्डन है कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। तो 25 मार्च 2021 से एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुल गया। यह गार्डन कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। कब से खुला? अर्थात इसकी ओपनिंग कब से हुई? तो 25 मार्च 2021 से। 25 मार्च 2021 से इसकी ओपनिंग हुई। यह कितने क्षेत्र में फैला है? तो 30 हेक्टेयर क्षेत्र में इसका फैलाव है। तो इस ट्यूलिप गार्डन का जो फैलाव है वह 30 हेक्टेयर क्षेत्र में है। इसकी शुरुआत, इस गार्डन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के द्वारा। तो 2007 में इस ट्यूलिप गार्डन की शुरुआत हुई थी। किसने की थी? तो उस समय जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? तो गुलाम नबी आजाद। तो उन्होंने ही इस गार्डन की शुरुआत की थी, ट्यूलिप गार्डन। इस गार्डन का उद्देश्य क्या है? तो कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देना। तो कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस गार्डन का निर्माण किया गया था। कब? 2007 ईस्वी में तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के द्वारा। अगला करंट अफेयर्स है, गृह मंत्रालय के द्वारा कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच नई गाइडलाइन जारी की गई। तो गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच नई गाइडलाइन जारी की। कब से कब तक यह दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा? तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक। इस गाइडलाइन का जो दिशा निर्देश है उसका पालन 1 अप्रैल से
30 अप्रैल 2021 तक होगा। और यह जो दिशा निर्देश है वह क्या है, तो इसमें एक पद्धति की शुरुआत की गई। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3T पद्धति की शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट है, 3T पद्धति की शुरुआत हुई, अर्थात 3T का मतलब टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट। 3T अर्थात 3T, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट। टेस्ट का मतलब होता है कि पहले जांचना है, उसके बाद ट्रैक करना है कि कहाँ पे कोरोना वायरस के केस हैं, और उसके बाद उन्हें इलाज करना है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3T की शुरुआत हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इस गाइडलाइन का? RT-PCR टेस्ट को बढ़ाना। RT-PCR टेस्ट कोरोना वायरस की जांच का एक महत्वपूर्ण टेस्ट है। अगला करंट अफेयर्स है, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। तो केंद्र सरकार ने अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की, अर्थात सरकारी छुट्टी की घोषणा की। अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल 2021 को। तो 14 अप्रैल 2021 को अंबेडकर जयंती मनाया गया और इस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई केंद्र सरकार के द्वारा। और 2021 में अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर पूछा जाए तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, मध्य प्रदेश के महू जिले में। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। अगला करंट अफेयर्स है, दिल्ली छावनी में भारत दक्षिण कोरिया मैत्री पार्क का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। तो दिल्ली छावनी में भारत दक्षिण कोरिया मैत्री पार्क का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। उद्घाटनकर्ता कौन थे, अर्थात इस छावनी का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सुहू वुक ने। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सुहू वुक ने मिलकर इस मैत्री पार्क का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस मैत्री पार्क का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1950 से 1953 के कोरियाई युद्ध के दौरान किए गए भारतीय शांति रक्षक सेना की याद में। तो 1950 से 1953 के कोरियाई युद्ध में भारतीय शांति रक्षक सेना की याद में इस मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, दुर्लभ बीमारियों की राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी मिली। तो दुर्लभ बीमारियों की राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी मिली। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दवाओं के देसी अनुसंधान और उसके स्थानीय उत्पादन पर अधिक ध्यान देना। तो दवाओं के देसी अनुसंधान और उसके स्थानीय उत्पादन पर अधिक ध्यान देना इस दुर्लभ बीमारी की राष्ट्रीय नीति 2021 की मुख्य नीति थी, उद्देश्य था। इसमें जो सहायता का प्रावधान दिया गया, तो कितनी सहायता का प्रावधान दिया गया? तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों के इलाज हेतु 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया। तो इस नीति के तहत राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया। अगला है करंट अफेयर्स, केंद्र सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2021 से चुनावी बॉन्ड जारी करने की घोषणा की गई। तो केंद्र सरकार के द्वारा
1 अप्रैल 2021 से चुनावी बॉन्ड जारी करने की घोषणा की गई। इस चुनावी बॉन्ड को मंजूरी कब मिली? तो 30 मार्च 2021 को 30 मार्च 2021 को जब चुनावी बॉन्ड की 16वीं किस्त जारी हुई। तो 30 मार्च 2021 को चुनावी बॉन्ड की 16वीं किस्त जारी हुई और उसी दिन चुनावी बॉन्ड जारी करने की घोषणा हो गई। कब से यह शुरू होगा? तो 1 अप्रैल 2021 से। यह जो 16 किस्त जारी हुआ किसके द्वारा? तो एसबीआई की 29 शाखाओं के द्वारा। एसबीआई की 29 शाखाओं के द्वारा यह चुनावी बॉन्ड की 16 किस्त जारी हुई। इस चुनावी बॉन्ड की बिक्री कब से कब तक हुई? तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 10 अप्रैल 2021 तक। तो इस चुनावी बॉन्ड की जो बिक्री हुई वह 1 अप्रैल 2021 से लेकर 10 अप्रैल 2021 तक हुई। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र जहाजी बेड़े में शामिल हुआ। तो भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र जहाजी बेड़े में शामिल हुआ। कब शामिल हुआ? तो 24 मार्च 2021 को। 24 मार्च 2021 को कहां शामिल हुआ? तो चेन्नई में। तो चेन्नई पोर्ट में यह भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र जहाजी बेड़े में शामिल हुआ 24 मार्च 2021 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस वज्र का मुख्य उद्देश्य था छठे अपतटीय गश्ती पोत का मुख्य उद्देश्य तटीय सुरक्षा में मजबूती लाना। तो यह जो जहाजी बेड़ा था वह छठा अपतटीय गश्ती पोत था। तो छठा अपतटीय गश्ती पोत था जिसका मुख्य उद्देश्य तटीय सुरक्षा में मजबूती लाना था। इसका अनावरण किसने किया? तो अनावरण करता थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। तो इसका अनावरण किसने किया? तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने। इस जहाज का निर्माण किसने किया? तो लार्सन एंड ट्रूबो शिप लिमिटेड। लार्सन एंड ट्रूबो शिप लिमिटेड ने इस वज्र नामक जहाज का निर्माण किया। इसकी खासियत क्या थी कि इसमें 30 मिलीमीटर तोप लगा हुआ था, 12.7 mm SRGC के साथ। तो 12.7 mm SRGC के साथ इसमें 30 मिलीमीटर तोपें लगी हुई थी। तो ये था करंट अफेयर्स। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स है, भारत में डबल म्यूटेंट वायरस का अटैक। तो भारत में डबल म्यूटेंट वायरस का अटैक हुआ। इस वायरस का मुख्य नाम क्या था? तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स। वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स VOCs। यह देश के 18 राज्यों में मिला। तो यह जो डबल म्यूटेंट वायरस था वह देश के 18 राज्यों में मिला। इसका मुख्य नाम था वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स VOCs। डबल म्यूटेंट वायरस के बारे में देखें तो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र से बचकर शरीर के संक्रामकता स्तर को क्या करता है? तो बढ़ाता है। तो यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र से बचकर शरीर के संक्रामकता स्तर को बढ़ाने का काम करता है। कौन? तो डबल म्यूटेंट वायरस। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत और फ्रांस के बीच गगनयान मिशन में सहयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। तो भारत और फ्रांस के बीच गगनयान मिशन अर्थात मानव रहित अंतरिक्ष जो जाने की एक मिशन है, तो उसमें सहयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच। इस समझौते पर जो हस्ताक्षर हुआ वह कब हुआ? तो 15 अप्रैल 2021 को। यह जो हस्ताक्षर हुआ भारत और फ्रांस के बीच 15 अप्रैल 2021 को।
इसमें भारत की तरफ से इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सेंटर नेशनल डी इंस्टीट्यूट स्पेतियल्स अर्थात सीनेस के बीच यह हस्ताक्षर हुआ। तो इस समझौते पर हस्ताक्षर इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है तो बेंगलुरु में, और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सेंटर नेशनल डी इंस्टीट्यूट्स स्पेतियल्स अर्थात सीनेस, इन दोनों के बीच 15 अप्रैल 2021 को समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इस हस्ताक्षर की योजना क्या थी? तो 2022 में आजादी के 75वें वर्षगांठ पर भारतीय भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना। तो भारत का इस हस्ताक्षर का मुख्य उद्देश्य था कि 2022 में आजादी के 75वें वर्षगांठ पर भारतीय भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था भारत का। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, भारतीय वायुसेना के सुरक्षा दस्ते में विशेष बुलेट प्रूफ वाहन शामिल हो गया। तो भारतीय वायुसेना के सुरक्षा दस्ते में एक विशेष बुलेट प्रूफ वाहन को शामिल किया गया। इस वाहन का नाम क्या है? तो लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल, लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल LBPV, लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल। इसका इस्तेमाल कहां पे किया जाएगा? तो एयर बेस पर आतंकी हमले के दौरान, जब एयर बेस पर आतंकी हमला होगा तो यह बुलेट प्रूफ वाहन हथियारों से सुरक्षा करेगा। इसका वजन कितना है? तो 6 टन। इस बुलेट प्रूफ वाहन का वजन कितना है? तो 6 टन है। इसकी खासियत क्या है? तो इसमें 6 मिलीमीटर मोटी बख्तरबंद है, बख्तरबंद सुरक्षा है। विंड शील्ड है 40 मिलीमीटर मोटी, जो AK-47 और स्नाइपर राइफल की गोलियों का सामना करने में सक्षम है। चौतरफा सुरक्षित कैनोपी है, जिससे 100 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गोली चलाया जा सकता है। और इस कैनोपी में 6 गरुड़ कमांडो के बैठने की क्षमता है। तो इस बुलेट प्रूफ वाहन की क्या खासियत है? यह 6 मिलीमीटर मोटी बख्तरबंद सुरक्षा से बनी है। इसकी विंड शील्ड 40 मिलीमीटर मोटी है, जो AK-47 और स्नाइपर राइफल गोलियों का सामना करने में सक्षम है। इसमें चौतरफा सुरक्षित कैनोपी है, जिससे 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से गोली चलाया जा सकता है। और इसमें 6 गरुड़ कमांडो के बैठने की क्षमता है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, श्रीलंका के साथ भारत की एयर बबल समझौते की मंजूरी मिली। तो भारत को श्रीलंका के साथ एयर बबल समझौते की मंजूरी प्राप्त हुई। यह समझौता कब हुआ? तो 10 अप्रैल 2021 को। यह जो समझौता हुआ वह 10 अप्रैल 2021 को हुआ। किसके द्वारा? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ। तो श्रीलंका के साथ जो ये समझौता हुआ एयर बबल की, वह भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ 10 अप्रैल 2021 को समझौता हुआ। इस समझौता की खासियत क्या थी? तो सार्क अर्थात साउथ एशियाई, जो दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन है, उसके क्षेत्र में 6वीं तथा कुल मिलाकर यह 28वीं व्यवस्था है। तो सार्क अर्थात दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन के क्षेत्र में यह 6वीं, लेकिन कुल मिलाकर यह 28वीं व्यवस्था है, याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेमडेसिविर के निर्यात पर रोक लगा दी गई। तो रेमडेसिविर नामक एक दवा है जिस पर रोक लगा दी गई। किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच। इसकी रोक कब लगाई गई? तो 11 अप्रैल
2021 को। यह जो रोक लगी वह 11 अप्रैल 2021 को रोक लगी। साथ ही साथ अन्य दवाओं पर भी रोक लगाया गया, जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स अर्थात एपीआई पर भी रोक लगाया गया। रेमडेसिविर क्या है? तो रेमडेसिविर अमेरिकी कंपनी गिलीड साइंसेज की दवा है। तो अमेरिकी कंपनी गिलीड साइंसेज की यह एक दवा है। अगला करंट अफेयर्स है, पीएम केयर फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन खरीदने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंजूरी प्राप्त हुई। तो पीएम केयर फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन खरीदने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंजूरी प्राप्त हुई। यह जो मंजूरी मिली कब मिली? तो अप्रैल 2021 में। यह मंजूरी 28 अप्रैल 2021 को मिली। कुछ और मंजूरी मिली, जैसे 713 प्रेशर स्विंग एबॉर्शन और 500 नवीनतम पीएसए प्लांट की मंजूरी मिली। पीएसए अर्थात पोर्टेबल ऑक्सीजन, याद रखेंगे। तो अन्य मंजूरी मिली 713 प्रेशर स्विंग एबॉर्शन और साथ ही साथ 500 नवीनतम पीएसए प्लांट। एक अध्ययन के अनुसार अगला करंट अफेयर्स है, कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट को बेअसर करते हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके। तो कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट को कौन बेअसर करते हैं? तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके। किसके अनुसार? तो एक अध्ययन के अनुसार। डबल म्यूटेंट का जो वेरिएंट है, वह डबल म्यूटेंट का वेरिएंट कौन कौन है? तो सार्स। डबल म्यूटेंट वेरिएंट्स को क्या नाम है? तो सार्स कोव 2 या फिर B.1.617। यह एक इंडियन स्ट्रेन है। तो उस डबल म्यूटेंट वेरिएंट का नाम है सार्स कोव 2 या B.1.617, जो कि इंडियन स्ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। कोवैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो भारत बायोटेक के द्वारा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद CSIR तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ साझेदारी के द्वारा। तो कोविशील्ड कोवैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? भारत बायोटेक के द्वारा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ साझेदारी के द्वारा। कोविशील्ड का निर्माण किसने किया? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। कोविशील्ड का निर्माण किसने किया? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। इस जो अध्ययन था उसका अध्ययन किसने किया? तो अर्थात इस बात के बारे में, अर्थात कि कोरोना वायरस का जो डबल म्यूटेंट है उसको बेअसर कौन करता है? तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इस अध्ययन को बताने वाला कौन था? तो IGIB और CCMB। IGIB अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी, और CCMB अर्थात सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। तो IGIB और CCMB ने इसका अध्ययन किया। अब IGIB के बारे में थोड़ा देखें तो इसकी स्थापना 1977 में हुई। 1977 में हुई। किसके माध्यम से? तो CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के हिस्सा के रूप में। इसके निदेशक कौन है? तो अनुराग अग्रवाल। इसके निदेशक हैं अनुराग अग्रवाल। जबकि CCMB का मुख्यालय कहां पे है? तो हैदराबाद में। हैदराबाद में। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं कि कोविड-19 के लिए
रूसी स्पुतनिक भी टीका मई महीने से भारत में उपलब्ध हो गया। तो कोविड-19 के लिए रूसी स्पुतनिक भी टीका मई महीने से भारत में उपलब्ध हो गया। भारत में मई महीने से उपलब्ध होगा, इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 27 अप्रैल 2021 को 27 अप्रैल को यह घोषणा की गई थी कि रूसी स्पुतनिक भी टीका मई महीने से भारत में उपलब्ध होगा और मई महीने से यह भारत में उपलब्ध भी हो गया। अब स्पुतनिक भी क्या है? तो स्पुतनिक भी का विकास, इसका विकास गामाले नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी GNRIEAM रूस के द्वारा किया गया। तो स्पुतनिक भी का विकास किसने किया? तो रूस के गामाले नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी GNRIEAM के द्वारा। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड का वितरण किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड का वितरण किया गया। यह वितरण कब किया गया? तो 24 अप्रैल 2021 को 24 अप्रैल 2021 को ई संपत्ति कार्ड का वितरण किया गया। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो उसी दिन यह ई संपत्ति कार्ड का वितरण हुआ। तो पंचायती राज दिवस के दिन ई संपत्ति कार्ड का स्वामित्व योजना के तहत नरेंद्र मोदी ने वितरण किया। ई संपत्ति कार्ड की प्राप्ति कितने मालिकों को हुई? तो 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को ई संपत्ति कार्ड की प्राप्ति हुई। अगला करंट अफेयर्स है, भारत के जाइडस कैडिला के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो गया। तो भारत के जाइडस कैडिला के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन शुरू हुआ। इस उत्पादन की शुरुआत कब हुई? तो 23 अप्रैल 2021 से। इस उत्पादन की शुरुआत हुई 23 अप्रैल 2021 से। इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो जाइकोव-डी कोविड-19 वैक्सीन। तो जाइकोव-डी कोविड-19 वैक्सीन इस जाइडस कैडिला के द्वारा निर्मित कोविड वैक्सीन का नाम है। इसका लक्ष्य क्या है? तो 240 मिलियन खुराक का उत्पादन करना। तो इस जाइडस कैडिला का लक्ष्य है 240 मिलियन खुराक का उत्पादन करना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जून में 10 मिलियन खुराक का उत्पादन करना। जून में 10 मिलियन खुराक का उत्पादन करना। अगला करंट अफेयर्स है, 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति अपना धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र है। यह बात किसने कहा? तो सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति अपना धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र है, यह बात कहा सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बारे में फैसला कब हुआ? तो 9 अप्रैल 2021 को। इसके बारे में फैसला हुआ 9 अप्रैल 2021 को। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, भारत के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े के द्वारा पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल S.A. सुपेस लॉन्च किया गया। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े के द्वारा पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल S.A. सुपेस, तो सुपेस लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? तो 6 अप्रैल 2021 को। 6 अप्रैल 2021 को। सुपेस का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी। अगला बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा
भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन कब हुआ? तो 9 मार्च 2021 को। यह उद्घाटन 9 मार्च 2021 को हुआ। किस स्थान पे उसका उद्घाटन हुआ? तो त्रिपुरा राज्य में। इसका उद्घाटन त्रिपुरा में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो त्रिपुरा से बांग्लादेश जाने को सुगम बनाने हेतु। तो त्रिपुरा से बांग्लादेश जाने के लिए सुगम बनाने के लिए इस मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया। इस मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पे किया गया? तो फेनी नदी पर, जो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है। तो मैत्री सेतु का निर्माण फेनी नदी पर किया गया। इसमें कुल कितनी लागत आई? तो 133 करोड़ रुपए। उसमें कुल कितनी लागत आई? तो 133 करोड़ रुपए। इसका निर्माण करता कौन था, अर्थात किसने निर्माण किया? तो राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड। तो राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड ने इसका निर्माण किया। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1.9 किलोमीटर। त्रिपुरा के सबरूम तथा बांग्लादेश के रामगढ़ तक इसकी लंबाई है। तो त्रिपुरा के सबरूम तथा बांग्लादेश के रामगढ़ तक 1.9 किलोमीटर तक यह निर्मित किया गया। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। देश के 2 पासपोर्ट केंद्रों में सभी कर्मचारी कौन होंगी? तो महिलाएं होंगी। देश के 2 पासपोर्ट केंद्रों में सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी। इसकी घोषणा कब हुई? तो 8 मार्च 2021 को। इसकी घोषणा हुई 8 मार्च 2021 को। किसके द्वारा? तो विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के द्वारा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के द्वारा 8 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च 2021 को कौन सा दिवस होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो उसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश के 2 पासपोर्ट केंद्रों में सभी कर्मचारी महिलाओं की नियुक्ति की गई। कौन कौन से पासपोर्ट केंद्र? तो एक दिल्ली का आरके पुरम और दूसरा केरल का कोचिन में त्रिपुनितुरा। तो केरल के कोचिन में त्रिपुनितुरा और दिल्ली के आरके पुरम पासपोर्ट केंद्र में सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी। याद रखेंगे। इसकी घोषणा कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन, 2021 के दिन। अगला है करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार के द्वारा देश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन वाहन संचालकों के लिए नई योजना की घोषणा की गई। तो केंद्र सरकार के द्वारा देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन वाहन संचालकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई। यह घोषणा कब हुई? तो 1 अप्रैल 2021 को। यह जो घोषणा हुई 1 अप्रैल 2021 को हुई। किसके द्वारा? तो ऑल इंडिया परमिट के लिए ऑनलाइन व्यवस्था हेतु। तो ऑल इंडिया परमिट के लिए ऑनलाइन व्यवस्था हेतु यह घोषणा 1 अप्रैल 2021 को हुई। ऑल इंडिया परमिट के ऑनलाइन के घोषणाकर्ता। तो इसकी घोषणा किसने की? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने। इसकी घोषणा किसने की? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने। इसमें क्या घोषणा हुई? तो जो सभी प्रमाणिक दस्तावेज है और शुल्क भुगतान के बाद 30 दिनों के भीतर परमिट को जारी किया जाएगा। तो यदि सभी प्रमाणिक दस्तावेज और शुल्क का भुगतान हो जाता है तो 30 दिनों के भीतर परमिट को जारी कर दिया जाएगा। और यह जो परमिट होगा अधिकतम 3 साल के लिए जारी किया जाएगा। तो अधिकतम 3 साल के लिए यह परमिट जारी किया जाएगा। अगला करंट अफेयर्स है, वैक्सीन से खून के थक्के होने का कोई सबूत नहीं। यह बात किसने कहा? तो एस्ट्राजेनेका ने कहा। तो एस्ट्राजेनेका दवा के कारण
वैक्सीन से खून के थक्के होने का कोई सबूत नहीं है। अगला है इंपॉर्टेंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु के द्वारा जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी मिली। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को इमरजेंसी में उपयोग करने की मंजूरी प्राप्त हुई। यह मंजूरी कब मिली? तो 12 मार्च 2021 को 12 मार्च 2021 को इसकी मंजूरी मिली। यह जो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है, कहां की कंपनी है? तो अमेरिकी कंपनी है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी अमेरिकी कंपनी है, याद रखेंगे। फाइजर एस्ट्राजेनेका के बाद यह तीसरा टीका होगा जिसे इमरजेंसी में उपयोग की मंजूरी मिली। तो फाइजर और एस्ट्राजेनेका के बाद यह तीसरा टीका होगा जिसे इमरजेंसी में उपयोग की मंजूरी मिली। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। संसद के द्वारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 पारित हुआ। तो संसद के द्वारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 पारित हुआ। राज्यसभा के द्वारा यह कब पारित हुआ? तो 16 मार्च 2021 को राज्यसभा के द्वारा यह 16 मार्च 2021 को पारित हुआ, जबकि लोकसभा के द्वारा 17 मार्च 2021 को लोकसभा के द्वारा 17 मार्च 2021 को। इसका पूरा नाम है गर्भ के चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020। इसका पूरा नाम है गर्भ के चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020। इसके अनुसार गर्भपात की सीमा में वृद्धि कितनी हुई? तो 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ता। 20 हफ्ता से बढ़ाकर कितना कर दिया गया गर्भपात की सीमा? 24 हफ्ता। इसकी घोषणा किसने की? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे इस करंट अफेयर्स की। तब तक नमस्कार।